सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं। आपका मैं कंचन डोगरा नेगी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गर्मा-गर्म खबरों के साथ हाजिर हैं हम। और जब सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो वो कानपुर और सबसे पहली खबर है ये भारी बारिश के कारण यहां पर मूलगंज थाना क्षेत्र के घटिया के बक्सा बाजार में एक 4 मंजिला मकान ढह गया है। इसमें रहने वाले बाकी के लोग तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन ऊपरी मंजिल पर रहने वाली मां बेटी यहां पर फंस जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, सेना और एसडीआरएफ की मदद इसमें ली जाती है, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका है। कानपुर की एक खबर जहां पर मां बेटी की हो गई है मौत। कानपुर में भारी बारिश के चलते मूलगंज थाने की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बाजार में एक 4 मंजिला मकान ढह जाता है। 4 मंजिला मकान ढहने के बाद इसमें रहने वाले काफी सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर की मंजिल में रहने वाली मां और बेटी फंस जाती हैं। एसडीआरएफ और सेना की मदद ली जाती है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने बीती रात की। तेज बारिश की वजह से पूरा हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते ये पूरा हादसा होता है, जिसमें कई लोग सुरक्षित अपनी जान बचाने में सफल रहते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन माँ बेटी जो सबसे ऊपर की मंजिल में रहती हैं वो फंस जाती हैं। इनको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें एसडीआरएफ और सेना की मदद ली गई है। दुखद खबर ये कि सब लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में माँ और बेटी की जान चली गई है। संकरी गलियां थीं और ये बड़ी परेशानी सेना के इस ऑपरेशन में बनी। श्याम तिवारी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। श्याम तिवारी, वजह क्या रही? मां बेटी का रेस्क्यू क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह? संकरी गलियां, तंग इलाका बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये मोहल्ला है बहुत ही घनी आबादी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मकान का हिस्सा ये ढहा था, तो मलबे में आशंका जताई जा रही थी पहले से ही कि मां बेटी मलबे में दबी हुई हैं और रेस्क्यू में भी काफी समय लगा। आपको बता दें 5.5 घंटे के आसपास रेस्क्यू में लगा। उसके बाद मलबे को वहां से हटाया जा सका और मां बेटी को जब वहां से निकाला गया तो उनको सबसे पहले हैलट अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि शहर में इस तरीके के तमाम मकान हैं जो बारिश में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इस तरीके की मुहिम चलाए जाने की बात की जा रही है कि जो जर्जर मकान है उनको खाली करा करके यहाँ पर रहने वालों को शिफ्ट कराया जाए, लेकिन तमाम नोटिसों के बाद भी इस तरीके के मकान खाली नहीं कराए जा सके हैं, जो लोगों के लिए जानलेवा बने हुए हैं। आपको बता दें कल जिस तरीके से बारिश हो रही थी, तो इस मकान में 4 परिवार रहते हैं, जिनमें से 3 परिवार जो है वो हालात को देखते हुए मकान का एक हिस्सा जब जरा सा गिरा तो वो उसको छोड़ करके चले गए थे, जबकि ये माँ बेटी और उनके इसी परिवार के 2 अन्य सदस्य इसी मकान में थे जो कि बाहर के हिस्से में थे और वो बच गए थे। लेकिन जब बारिश हुई, बारिश के बाद मकान का एक हिस्सा गिरा और उसमें माँ बेटी फंस गए। पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तो तत्काल ही तमाम दूसरी टीमें जो हैं, जैसे नगर निगम है और यहाँ तक कि स्थानीय जो सेना है उनके जवानों को भी वहां पर बुला लिया गया था, लेकिन क्योंकि तंग सकरी गलियां हैं तो रेस्क्यू में काफी समय लगा और यही वजह है कि माँ और बेटी को बचाया नहीं जा सका। श्याम तिवारी, मतलब जो लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, जिन्होंने अपनी जान बचा ली, वो समय रहते निकल गए, क्योंकि आभास इस बात का पहले ही हो गया था कि तेज बारिश हो रही है और कभी भी मकान ढह सकता है, लेकिन ऊपर की मंजिल में रहने वाली माँ बेटी इस बात को नहीं भाप पाई और उनकी जान फंस गई। जी कंचन, बिल्कुल जिस तरीके का ये जर्जर मकान है उसके आसपास के मकान जो जर्जर है, हालांकि 4 मंजिला मकान था, लेकिन काफी पुराना और जर्जर मकान था और बारिश के चलते इसका जो कुछ ईंटें जो है वो निकल करके शुरुआती दौर पर गिरी थी, तो उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो सचेत हो गए और उन्होंने इस मकान को छोड़ दिया। लेकिन ये जो माँ बेटी है वो वहीं पर रही और नतीजा ये हुआ कि जब ये ढहा तो उसमें वो फंस गई और इसके बाद उनका जो रेस्क्यू का जो अभियान चला, उसके बाद ये दुखद खबर ये आई कि दोनों को बचाया नहीं जा सका, दोनों की मौत हो गई। शुक्रिया आपका श्याम तिवारी इस जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद ये खबर जिसमें माँ बेटी की जान चली गई है। भारी सुरक्षा बल आप देख सकते हैं, सेना की तैनाती, एसडीआरएफ की तैनाती, जहां पर इस मकान में फंसी हुई माँ और बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तंग गलियां और ये संकरा इलाका जिस वजह से इस ऑपरेशन में माँ बेटी की जान जा चुकी है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने बीती रात की है। जेसीबी मशीन के द्वारा तमाम जो ये तामझाम है, ये मकान जो ढहा है उसके हिस्से को तेजी से हटाने का काम जारी था और पूरी कोशिश माँ बेटी को बचा लेने की थी, जो हो नहीं पाया। बढ़ते हैं आगे। आजमगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। हिस्ट्री शीटर अपने पड़ोसी ग्राम प्रधान के घर पर पार्टी कर रहा था और इस दौरान हीरालाल के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। उसे मौत की घाट उतार दिया गया। बचाव में दौड़े बेटे को भी गोली लगी है, उसे भी गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि हीरालाल इस बार ग्राम प्रधानी के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में था। प्रधान के बेटे लाल बहादुर यादव ने अपने घर में पार्टी रखी थी, जिसके बाद हीरालाल को भी उसमें बुलाया गया।
अब हीरालाल अपने बेटे के साथ इस पार्टी में शामिल होता है। पार्टी के दौरान ही लाल बहादुर हीरालाल पर चुनाव में नहीं उतरने का दबाव बनाता है। इसी को लेकर कहासुनी होती है और इस कहासुनी के बाद लाल बहादुर यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरालाल और उसके बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज उसको ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो बेसिकली चुनावी ये रंजिश, जिसमें दबाव बनाने को लेकर हाथापाई से आगे बढ़ते हुए गोलियां एक दूसरे पर चल जाती हैं। मौत हो गई है यहां पर, और दोनों की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित नजर आए हैं। रात में जमकर उन्होंने हंगामा किया। चुनाव के बाद पुलिस के आला अफसर भारी पुलिस बल के साथ इस मौके पर पहुंचते हैं और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी की तैनाती अब कर दी गई है। पुलिस ने यहां पर हत्या में शामिल प्रधान पुत्र समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अच्छा ये लड़ जाता है। सबका ना है इंटर पास। अच्छा इंटर पास लड़ जाता है। सब जाने तू लड़ा चच्चा तू लड़त कहने चला ठीक है कोनो आसो ना रह लेके लड़ल जाई। अच्छा हां लड़ा ही के नाम पे होत रहा लेकिन खाली होतने में कि मरवा देने साफ हो जाए तो लड़ी के। के मरूला है प्रधान प्रधान का ये मरूला है। अरे बुढ़ा अथवा फेंकुआ दिलीप मरौना। अच्छा दिलीप मरौना। हाँ दिलीप। सीधे रुक करते मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की तरफ आजमगढ़ से मौजूद हैं। अभिषेक, अब पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और क्या पूरे इलाके में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं? जी कंचन, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नावपुर का गांव है, जहां का रहने वाला ये लाल बहादुर यादव, जिसके परिवार में पिछले 25 सालों से लगातार प्रधानी चली आ रही थी। इसी गांव का रहने वाला एक बड़ा गैंगस्टर है हीरालाल यादव, जिसके ऊपर लूट हत्या के करीब 18 मुकदमे दर्ज है, जो अपने क्षेत्र का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। वो इस बार प्रधानी के चुनाव में ताल ठोकने के फिराक में था। इसकी जानकारी जब उसके दोस्त लाल बहादुर को होती है तो उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन हीरालाल नहीं मानता है। इसके बाद इन्होंने प्रधान का जो बेटा है लाल बहादुर, वो पूरी तरीके से एक साजिश रचता है हीरालाल को रास्ते से हटाने के लिए, और अपने घर पर एक छोटी सी दावत रखता है, जिसमें सुनियोजित तरीके से हीरालाल यादव को बुलाया जाता है और हीरालाल के साथ उसका बेटा पहुंचता है। वहां पर पार्टी चली रही थी कि लाल बहादुर हीरालाल। जी बिल्कुल, बड़े ही फिल्मी अंदाज में इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया है। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इस पर जानकारी देते हुए। अभिषेक, शुक्रिया आपका। तो ये गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की तस्वीरें आपके सामने आजमगढ़ की खबर है। यहाँ पर किस तरह से फिल्मी अंदाज में जान ली गई है और आजमगढ़ में ये डबल मर्डर की कहानी है। बेंगलुरु हिंसा की बात करेंगे। इस मामले में मेरठ के एक शख्स ने विवादित बयान दिया। शाजेब रिजवी ने कर्नाटक विधायक के भतीजे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। विवादित बयान देने वाले शाजेब रिजवी पर मेरठ के फलावदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ बेंगलुरु हिंसा, जिसके बाद अब उसकी जो आंच है वो मेरठ कुछ इस कदर पहुंची कि एक शख्स ने इस पर विवादित बयान दे डाला है। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा, और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ मदद करेंगे। निखिल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। निखिल, ये शाजेब रिजवी कौन है जिसने 51 लाख का इनाम दिया है? देखिए, शाजेब रिजवी अपने आप को एक कम्युनिटी का ठेकेदार बताते हैं, खुद को समाजसेवी बताते हैं, और इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और तो उसको देखकर लगता है कि ये केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयान दिया गया है, और 51 लाख रुपए की रकम जुटाने के लिए उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से एक आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए उकसाने वाला ये बयान है, तो उस पर पुलिस का भी एक्शन सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मेरठ के थाना फलावदा में इनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। जिस तरीके से घटिया बयान सामने आया है कि कर्नाटक के
एमएलए के भतीजे की गर्दन कलम करने वाले को 51 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो उसको लेकर हर तरफ निंदा हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल भी किया जा रहा है। वही पुलिस ने जब इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है तो अब अन्य आपराधिक इतिहास भी इसका खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से सरधरा में एक मुकदमा इसके खिलाफ मिल गया है, अब पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करने के मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल निखिल अग्रवाल, शुक्रिया आपका। तो पुलिस की कड़ी कार्रवाई की अब तैयारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर वाराणसी से है, जहां पर खुदकुशी या हत्या इस पूरे मामले को बताया जाएगा, जिसमें वाराणसी में पत्रकार की संदिग्ध हालत में मौत हुई है और गंगा नदी में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली है। पत्रकार के पास से मिला है सुसाइड का नोट। कर्जदारों के दबाव के चलते उसने जान दी है अपनी, और ये बातें उसने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। परिवार ने जताई हत्या की आशंका, अब पुलिस पर लगाया है सच्चाई छिपाने का आरोप। तो दोनों ही खबरें यहां पर जुड़ जाती है, खुदकुशी है या हत्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना है, क्योंकि परिवार यहां पर हत्या की आशंका जता रहा है और जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आत्महत्या करने की बात लिखी गई है। ये बड़ी खबर है, वाराणसी से संदिग्ध हालत में इस पत्रकार की मौत हुई है। गंगा नदी में कूदकर इसने आत्महत्या की है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना बीटा 2 क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें जब रोकने का इशारा किया तो वो फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और इसके बाद पास में से एक कार, 2 लूटे हुए मोबाइल, 2 अवैध असला और कुछ जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। कार में सवारियों को छिपाकर सुनसान इलाके में लूटपाट और मारपीट करते थे ये लोग। ये देखिए आपके सामने बीती रात के इस मुठभेड़ की तस्वीरें। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि एटीएम पिन जानकर अकाउंट से रुपए भी निकाल लेते थे ये लोग। पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा की बात अब आगे बढ़ते हैं और लखनऊ की खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर क्राइम ब्रांच की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इसको घेरा, बदमाश ने गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में इस इनामी बदमाश को, इजराइल के जो ये इनामी बदमाश, इसके पैर में जाके गोली लगी है। तो पहले इसने गोली चलाई और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। मोहनलालगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई और पुलिस के मुताबिक अपराधी इजराइल पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड था। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया। हालांकि उनके 4 साथी अब भी फरार हैं। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और बदमाशों के पास से 3 तमंचे और पिकअप वैन बरामद कर ली गई है। थाना सिखेड़ा क्षेत्र के काटका पुल के पास का यह मामला, जहां पर मुठभेड़ होती है। पुलिस और बदमाशों के बीच की मुठभेड़ की तस्वीरें। अगली खबर हापुड़ से है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने एनकाउंटर के डर से सुसाइड नोट में गंगा नदी में कूदने की बात लिखी, अपने कपड़े, जॉब कार्ड, पहचान पत्र पर वहीं पर छोड़ दिया ताकि पुलिस समझे कि उसकी मौत हो गई है। अपराधी दलपत 8 दिनों से पुलिस को ये चकमा दे रहा है। इसी तरह से पुलिस आरोपी की गंगा में तलाश कर रही थी, लेकिन बाद में उसे इस असलियत का पता चला। अगली खबर झांसी से है, जहां पर 2 युवकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। बाइक ओवरटेक के विवाद से पहले ही दोनों युवकों में कहासुनी हो जाती है और उसके बाद एक पक्ष ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक को जमकर पीट दिया। इस दौरान आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे, जब तक सिपरी बाजार में पुलिस मौके पर पहुंचती।
मारपीट कर युवक मौके से फरार हो गए थे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले युवकों की तलाशी में जुटी हुई है। खबर हरदोई से, जहां पर कपड़े की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगी पूरी की पूरी दुकान। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हो चुका है खाक और 20,000 कैश भी जलकर स्वाहा हो गया है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देखेंगे। पूरे इलाके में इन लपटों को देखकर अफरा तफरी मच जाती है। स्थानीय लोग बहुत ही मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर किसी तरह से काबू पा पाते हैं। इस तरह से बड़ा हादसा होने से ये टल गया है। जो नुकसान हुआ है अभी पैसे और सामान का, वो जान माल का नुकसान भी हो सकता था अगर आग कुछ समय रहते ही बुझाया ना जाता तो। आग आसपास की दुकानों में भी फैल सकती थी। ये भी एक आग बढ़ते ही कई दुकानों को और चपेट में लेती और ज्यादा नुकसान होने की वजह होती। अब इस पूरे मामले में दमकल विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि फायर सर्विस को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद ये काम आसपास के लोग ही करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा में एक परिवार बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है और अब मथुरा शहर के लोग भी इसके समर्थन में आ गए हैं। पिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी, जबकि ससुराल वालों ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आखिर डॉक्टर बिटिया को किसने मारा? बहन दीप्ति के हत्यारों को ये उस बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम है जिसकी मौत आज से कुछ दिन पहले हुई थी। डॉक्टर दीप्ति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये उस आवाज को उठाने की आवाज है जिसने दहेज लोभियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये उस डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय की मांग है जिसने कोरोना संकट काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे की जिंदगियां बचाई। एक डॉक्टर लड़की को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने आत्महत्या करने की सोची। इसलिए सभी से, हमारा प्रशासन से, पुलिस से, सभी से ये अनुरोध है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। प्रधान साहब को भी बता दिया है कि इस जांच को जल्दी से जल्दी करके और तुरंत आगे कार्रवाई करें। डॉक्टर दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए इन दिनों मथुरा में इसी तरह से लोग सड़कों पर हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि दीप्ति के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहन दीप्ति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन दीप्ति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर दीप्ति की शादी मथुरा के कोसी कला के डॉक्टर परिवार में हुई थी। जिस वक्त शादी हुई तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। दीप्ति के पिता इस बात से खुश थे कि बेटी को अच्छा घर और वर मिल गया है, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद स्थितियां बदली तो दीप्ति के मायके वाले परेशान होने लगे, क्योंकि दीप्ति के ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग करने लगे। मैं समय समय पर उनको उनके द्वारा की गई मांगों को भी पूरा करता रहा। सन 2017 में मेरी बेटी को दहेज के लिए ही प्रताड़ित किया गया और मारा पीटा गया, यहाँ तक कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। दीप्ति के पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। हालांकि ससुराल वाले लगातार इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन लड़की के पिता की माने तो उनके पास भी ससुराल पक्ष के लोगों का फोन आया था। उन्होंने बेटी को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद से ही दीप्ति अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गई। उनके जो पति हैं उनको भी जेल लिस्ट में भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इसमें बाकी की जो अन्य कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, इसमें चल रही है और एक सीओ रैंक के अधिकारी इसकी विवेचना कर रहे हैं। जो भी उसमें एविडेंसेस मिले हैं, जो भी आरोप उस पर लगे हैं, पूरी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जाएगा। दीप्ति के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा दिया, जबकि ससुराल वाले कह रहे हैं कि दीप्ति ने सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मथुरा के लोग डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से गौतम की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें होंगी उत्तराखंड से।